Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about that what documents are required for MLS 2023 CBT exam and interview. Students have already gotten these documents list because only those students who have their reference number on the shortlisted candidates list. So firstly, if they have gotten, then I am just going to explain the meaning of all the documents, and because some points are there that some students are unable to understand them, so I am explaining all the documents point, and so listen it very carefully. And if the documents videos are very necessary for those also that are SC ST or NCC candidates, that second list will come after the first list, कि जितने भी इंटरव्यू होंगे ना वो हो जाएंगे उसके बाद में आएंगे, तो उनके लिए भी ज़रूरी है. तो अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको अरेंज करके रखो. तो लेट जस्ट स्टार्ट दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर MS 2023 CBT एग्जाम एंड इंटरव्यू. So these are the documents. So the very first point is that you must bring 3 copies. How many copies? 3 copies of your admit card with self-attested photograph affixed on it. No candidate will be allowed entry without the admit card. लास्ट ईयर उन्होंने 2 मांगे थे, इस बार उन्होंने 3 मांगे हैं. तो 3 कॉपीज़ लेके जाना अपने एडमिट कार्ड की. आपको 3 कॉपीज़ निकालनी है, ठीक है. नेट डॉक्यूमेंट स्टार्ट. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल. एक मेरे को पॉइंट और क्लियर करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था कि मैम वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहीं सबमिट कर लेंगे क्या. अभी इस टाइम पे जब आप CBT और इंटरव्यू देने जाओगे तब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे. वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मंगाते हैं कि आपने जो फ़ोटोकॉपी आप वहाँ पर जो लेके जाओगे ना, एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है. जैसे मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है और आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है. एक की जगह आप 2 लेके जाना. इन केस की अगर कोई फट जाए, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालते में या चेक कराते में टाइम में, तो फॉर सेफ्टी पर्पस एक की जगह 2 फोटोकॉपी लेके जाना. एंड ओरिजिनल भी साथ में लेके जानी है. तो हर एक डॉक्यूमेंट के आप 2 फोटोकॉपी निकलवा लेना और दोनों लेके जाना. जब 2 फोटोकॉपी आप दिखाओगे ना वहाँ पे कि ये हमारी डॉक्यूमेंट, मतलब ये मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी है, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी है, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल के साथ में. ओरिजिनल के साथ में वेरीफाई करने के बाद में आपको वो ओरिजिनल वाली वापस कर देते हैं, और उनकी जो फ़ोटोकॉपी आप जो लेके जाते हो उनको वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है. ओरिजिनल वाली वो जब सबमिट करते हैं, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपको वो कॉलेज अलॉट कर देते हैं. जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तब वो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, ठीक है. वो भी आपको वो जब आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वो आपको इशू कर देते हैं, मतलब आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे 4 साल बाद. तो ये प्रोसेस होता है पूरा कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कब होता है और सबमिट कब करते हैं. तो आई होप कि डॉक्यूमेंट से सबमिट और वेरिफिकेशन वाले डाउट जो होंगे इस वाले, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उससे क्लियर हो जाएंगे. इसलिए बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, बिकॉज आपको सामने तो जो स्लाइड्स वगैरह या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ओनली वही दिख रहा है, बट जो मैं बोल रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो ये डॉक्यूमेंट वाला क्लियर हो गया कि क्या होगा. देन कम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो 2 कॉपी लेके जाना फॉर सेफ्टी पर्पस, और ओरिजिनल तो लेके जाना ही है फॉर द वेरिफिकेशन ओनली. वापस कर देंगे आपको, रखेंगे नहीं वो लोग. फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिट कार्ड के बाद में 10th की मार्कशीट. 10th की मार्कशीट लेके जाना अपनी 10th की मार्कशीट और उसकी 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी. फिर लेके जाना है 10th का क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट बाई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ. पास सर्टिफिकेट मतलब जिसने 10th और 12th एक ही स्कूल से किए तो इसके पास में कोई पास सर्टिफिकेट नहीं होगा. बट जैसे किसी ने 10th किसी और स्कूल से करी है, 12th किसी और स्कूल से करी है, तो उसको एक 10th जो लास्ट जिसने वहाँ से जिस स्कूल से उसने 10th करी है उन्होंने उसको एक 10th का पास सर्टिफिकेट दिया होगा. वही पास सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है. फिर लेके जानी है आपको 12th की मार्कशीट और उसकी 2 फोटोकॉपी. 12th का पास सर्टिफिकेट जो स्कूल वाले देते हैं वही पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है ना वही लेके जाना है. उसके बाद में आपको लेके जाना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो TC बोलते हैं ना कॉमनली, तो आपको अपनी TC लेके जाना है. 12th की बाद में पास होने के बाद में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेके जाना है आपको अपना. देन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, मतलब 12th करने के बाद में TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. तो वो आपको अगर किसी के पास नहीं है, जैसे अभी किसी ने 12th अभी करी है, तो अपने स्कूल में जाओ, ज़्यादा दिन नहीं है, अगर किसी के 17-18 को है तो, है ना, तो जाओ और अपने डॉक्यूमेंट सारे स्कूल से लेके आओ. पासिंग सर्टिफिकेट लेके आना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना है, 10th और 12th की मार्कशीट लेके आनी है. अगर किसी के पास नहीं है तो कलेक्ट करो सारे. फिर आपको आपका नीट का स्कोर कार्ड लेके जाना है.
गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 2 years बिटवीन पासिंग 10th एंड 12th। A certificate stating that the reason of the gap to be obtained from the principal of the school from where 12th completed। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे किसी ने 10th करी 2020 में और उसकी 12th हुई 2022 में, है ना, तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बट मान लो उसने 10th करी 2020 में, बट उसने 12th करी है 2023 में, तो 1 साल का गैप हो गया। वैसे नॉर्मली कितना था 11th और 12th मतलब 21 और 22, बट अब कितना वो 23 में पास करिए, मतलब उसको 1 साल का गैप मिल गया बीच में। तो उसके आपके पास अगर किसी का गैप है, जैसे 2020 में पास करिए बट 12th उसने 23 में करिए, तो उसका 1 साल का गैप है, तो आपके पास में वैलिड रीज़न होना चाहिए, और वो वैलिड रीज़न आपका प्रिंसिपल आपको लिख के देगा। मतलब A4 साइज़ का एक कॉपी लेना, पेज लेना उस पर, और उस पर आपका प्रिंसिपल लिखेगा जो भी आपका रीज़न होगा गैप का, कि हमारा इस वजह से गैप हुआ 10th और 12th के बीच में, और उसके उस A4 साइज़ के पेपर पर वो लिखने के बाद में वो अपना साइन करेंगे, स्कूल की मोहर लगाएंगे, और वो आपको दिखाना है वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो तब, ठीक है। बट ये तभी दिखाना है जब आपका 2 साल से ज़्यादा का गैप हो 10th और 12th के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ हैविंग पास एज अ रेगुलर स्टूडेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्कूल वेयर क्लास 12th कंप्लीटेड। मतलब रेगुलर स्टूडेंट का स्कूल से ही मिलता है ये सर्टिफिकेट भी। इसमें कुछ नहीं होता है कि अगर किसी के स्कूल ने नहीं दिया है तो कुछ नहीं होता, वो इसमें सेम है इसके A4 साइज़ का पेपर लेंगे वो, उसमें वो लिख देंगे कि मतलब इस स्टूडेंट ने रेगुलरली क्लास अटेंड करी है, रेगुलर क्लासेस लिए हैं और रेगुलर स्टूडेंट है हमारी क्लास का, और इसके बाद मतलब नीचे प्रिंसिपल के साइन और स्कूल की मोहर, सेम यही होता है रेगुलर सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हो ना वहाँ का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बनवा लो, और अगर किसी के पास नहीं है तो तहसील में बनता है, तो तहसील में जाओ और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो सबके पास में ही होता है। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ SC ST, अगर कोई कैंडिडेट जो है अगर SC ST का है तो उसको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर नहीं है तो बनवा लो। If not below the rank of the first class magistrate, tehsildar, sub-divisional officer of the area where candidates and her family normally resides, certificate will be sent to the issuing authority for verification, and admission if offered will be provisional till the receipt of the confirmation. Any mispresentation of the concealment of the fact will lead to disqualification of the candidature at any stage of the selection process and attack पेनल एक्शन। मतलब कि अगर कोई SC ST का सर्टिफिकेट, मतलब कोई बंदा बोल रहा है कि मैं SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उस सर्टिफिकेट पर जो मोहर होनी चाहिए वो या तो तहसीलदार की होनी चाहिए या मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए, या फिर आप किसी जैसे किसी गाँव वगैरह में तो प्रधान वगैरह की मोहर में भी लगती है, तो वो मोहर भी होनी चाहिए। फिर आप वहाँ पर जाकर उसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में वो आपके जो सर्टिफिकेट है उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे कि ये कैंडिडेट सही में SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। तो अगर करता है तो कोई बात नहीं है, वो आपको रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में पुट कर देंगे, आपको रिजर्वेशन जो होता है वो मिलेगा। बट इन केस अगर आपने कोई झूठा सर्टिफिकेट लेके गए हैं सिर्फ कि रिजर्वेशन मिल जाएगा हमें इस केस के लिए, तो अगर उनकी जो भी जाँच वगैरह चलती है उसमें अगर उनको पता चला कि आपने झूठ बोला है, तो एक तो आपको जो कैंडिडेचर होगा कि मतलब वो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद में भी जो उनके लीगल एक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी वो आप पर लागू होंगे। तो कोई भी इस तरीके की हरकत मत करना कि सिर्फ रिजर्वेशन के लिए कोई फर्जी SC ST का सर्टिफिकेट बनवा के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर पूरी जांच करेंगे तो आप कहीं भी पकड़े जा सकते हो, ठीक है। तो कोशिश भी मत करना इतनी बेकार सी चीज़ करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एक्स सर्विस पर्सनल फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल। जैसे कोई आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मतलब किसी के पेरेंट्स हैं आर्मी में, तो उनके पास में एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको लेके जाना है। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स प्रेजेंट में आर्मी में सर्विस कर रहे हैं तो उनको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और वो मार्क्स भी उनकी रैंक पर डिसाइड करते हैं कि मतलब अगर कोई लोअर रैंक पे है तो उसको थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा सा अगर ज़्यादा रैंक पे है तो वो उनको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सिपाही वगैरह के थोड़े कम होते हैं, सूबेदार के थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर वगैरह हैं तो उनके तो और ही ज़्यादा होते हैं। तो ये इनके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास है कोई बिलोंग करता है तो अपने लेके जाना उसका, ठीक
ठीक है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ फॉर विडोज डिपेंडेंट ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन डिपेंडेंट्स ऑफ डाइड इन हार्डनेस इफ एप्लीकेबल। मतलब जो वॉर विडोज होती है ना, कि जैसे बहुत कम होते हैं वैसे तो, बट अगर कोई है तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो इंडियन आर्मी ने उन्हें अलॉट किया होगा, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। एनसीसी का जैसे अगर किसी ने एनसीसी कर रखी है तो उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है। बट अगर कोई प्रेजेंट में भी कर रहा है ना एनसीसी, तो मतलब वो ए और बी अगर किसी के पास है तो वो भी लेके जाना। मान लो एनसीसी के अगर वो 10-15 मार्क्स देते होंगे तो ए और बी के कम से कम 2 या 3 या 5 तो देंगे ही ना। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो है उसको लेके जाना कि एनसीसी कर रहे हैं प्रेजेंट में, जिससे उनको लगे कि हाँ फिजिकली एक्टिव है ये बच्ची, और एंड स्पोर्ट्स में भी इसका वो है रूल्स एंड रेगुलेशन, एनसीसी वगैरह के ड्रिल्स वगैरह जो भी होता है वहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दे देते हैं। तो वो लेके जाना अगर आपके पास हैं तो। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट्स इवेंट एट स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओनली सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड अबव। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अगर आप हैं तो ही एप्लीकेबल है। अगर उससे है मतलब ये कि हमने पार्ट लिया था, कुछ होते हैं ना कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता उनके पास, बट जब पार्ट लेते हैं तो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेयर्स के अलावा भी एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो बोल देते हैं कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लेके मत जाना। बट अगर किसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नेशनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर या फिर कॉलेज लेवल पर या नेशनल इंटरनेशनल ये भी कोई प्ले कर रहा है, तो अगर किसी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो लेके जाना। उनके बहुत मार्क्स मिलते हैं, मतलब कि 5-10 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स में। ठीक है। फिर लेके जाना है आपको एफिडेविट विद कॉपी ऑफ एफआईआर इन केस ऑफ, अगर आपके पास में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है तो उसकी जो एफआईआर की एफिडेविट की जो एफआईआर की कॉपी है वो आपको लेके जानी है। नेक्स्ट इज कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 नंबर। मतलब कि आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, सेम फोटोग्राफ लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है फ़ोटो, उसी की सेम 10 कॉपी लेके जानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर सबमिटेड फॉर द एडमिशन इन इफ कैंडिडेट इज परस्यूइंग एनी अदर course presently with rubber stamp of the authorized signature and the rubber stamp of the institution on the letterhead of the institution। मतलब कि जैसे होता है ना कि जब किसी ने 12th जो है वो 2 साल या 3 साल पहले पास कर लिया, जो अभी बीएससी वगैरह कर रहे हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कर रहे हैं, बट उन्होंने एमएनएस का भी फॉर्म फिल किया है, नीट का एग्ज़ाम दिया, एमएनएस का भी फॉर्म फिल किया। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं, तो उस केस में आपको एक रिसिप्ट लेके जानी है जो आपके कॉलेज आपको देगा कि हमारा ये जो कैंडिडेट है हमारे यहाँ से मतलब बीएससी कर रहा है या फिर बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है या फिर कोई और अदर डिग्री कर रहा है, एंड इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो उनके उस पेपर पर ये लिखा होना चाहिए और इस पर उनकी अथॉरिटी जो होती है वहाँ की कॉलेज की, उनकी स्टाम्प वगैरह होनी चाहिए और साइन वगैरह होनी चाहिए। तो ये सब होना चाहिए और ये आप वहाँ पर शो कर देना कि हम वहाँ पर बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हैं, उन्होंने हमें दिए नहीं है, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जगह ये रिसीव वगैरह दी है, तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। तो उन्होंने ये पॉइंट जो है वो वैलिड किया है इस बार। नेक्स्ट है यू विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विल नॉट लीव द स्टेशन टिल इट इज़ कम्प्लीटेड इफ एंड यू आर इन्फॉर्म्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। द कम्प्लीशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन may take 4 to 5 days. Any query related to medical examination may be clarified from the president medical board। मतलब कि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन ही हो जाता है, ठीक है, पहले दिन से ही आपके मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, मेडिकल के जितने भी टेस्ट होते हैं वो फिर वो पहले दिन चलते हैं, दूसरे दिन चलते हैं, तीसरे दिन आपको वो बताते हैं, तो 3 दिन आपको वहाँ स्टे करना पड़ता है। इन्होंने मैक्सिमम बोल दिया 4 to 5 डेज। इन केस कि अगर आपको कोई टर्म आई थिंक परमानेंट रिजेक्शन ना मिलके टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिल जाए अगर, तो उसमें आप RNR में जाते हैं वापस मेडिकल का टेस्ट कराने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं आपको। उस बीच में आपको छोड़ना नहीं है कि जैसे आपने इंटरव्यू और CBT दे दिया, ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही दिन वहाँ से निकल आओ। अगर आप निकल आओगे तो आपका वो कैंडिडेचर क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एंड आपको मेडिकली क्या कर देंगे, अनफिट कर देंगे। ठीक है, मेडिकली अनफिट क्या, वो आपका जो कैंडिडेचर होता है वही आपका कैंसिल कर देंगे वो। ठीक है, तो ये छोड़ के मत आना पूरा प्रोसेस, जब तक मेडिकल अथॉरिटी आपको बताए ना कि आप फिट है या मेडिकली अनफिट है, तब तक आना मत। 3 दिन तो आपको मिनिमम रुकना ही रुकना है। ठीक है। नेक्स्ट इज जो ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब एक बच्चे ने पूछा था मुझे कि उसको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस में मतलब उसको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यू विल बी पेड एज टीए रूल्स, जिनके जो टीए रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पे करेंगे। इफ़ यू आर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स, ये उन्हीं को होगा जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं,
ठीक है। दिल्ली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको टीयर मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास ट्रेन फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड बैक इज़ अलाउड, मतलब आने जाने का खर्चा अगर आप जनरल में सफ़र ना करके सेकंड क्लास में करते हैं ना तो आपको वो पे करेंगे, ठीक है। हावेवर द टिकट्स एट द कंसोलेशन रेट्स आर इशूड बाई द रेलवे अथॉरिटी, तो मतलब जो आप टिकट्स लो ना आने की और जाने की तो वो प्रॉपर रखना, और उन टिकट्स को आप वहाँ पर वो पूछते हैं कि किस किस को ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस चाहिए, एक लिस्ट लेके आते हैं, उस पर साइन करवाते हैं, तो उस पर साइन कर देना। एंड सेकंड डे अपनी ट्रैवलिंग की टिकट्स लेके जाना और वहाँ पर जो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर सबमिट कर देना। उसके बाद में आप उनको सबमिट कर देना और वो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल मांगेंगे तो उनको फिल कर देना। एंड फिर वो आपको कैश नहीं देते हैं, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे वो, ठीक। तो ये हो गया। जनरल से सफ़र करोगे तो आपको वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं देंगे। नेक्स्ट इज एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द स्क्रीनिंग डेट बिल नॉट एक्सेप्टेड, मतलब अगर कोई बोले कि किसके 17 अगस्त को या फिर 20 अगस्त को है तो वो बोल दे यार 23 को या 25 को कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी एब्सेंट लगा के कैंडिडेचर जो है आपका वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट का स्कोर GE टू GE, मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस जो आपका CBT का स्कोर है, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश उसका स्कोर, एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो। पैट के मार्क्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट वो पैट का उन्होंने बोला है कि पैट कराते हैं तो आप उसका, और पिछली बार कोई भी पैट का एग्ज़ाम सेपरेटली नहीं हुआ था, उन्होंने इंटरव्यू में इंक्लूडेड रखा था, तो पैट के वैसे भी कोई मार्क्स नहीं होते हैं। एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका नीट का स्कोर, आपका जनरल मतलब CBT का स्कोर एंड आपका इंटरव्यू का स्कोर, एंड आप मेडिकली अनफिट है या फिट है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का बेसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इन्फॉर्म दैट दिस एडमिट कार्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ द एडमिशन इन द BSc नर्सिंग 2023। उन्होंने बोला है कि ये जो एडमिट कार्ड है सिर्फ आप CBT का एग्ज़ाम देने और इंटरव्यू देने के लिए एप्लीकेबल है। हम आपको ये एडमिट कार्ड देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप MNS के जो कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। ये सिर्फ आप मेडिकल का इंटरव्यू और CBT का एग्ज़ाम दे सकते हैं और कुछ नहीं। ये आपके एडमिशन का नहीं है कि आप एडमिशन ले सकते हो BSc नर्सिंग में MNS में, ठीक है। तो ये थे। एंड कुछ डाउट जो थे मैंने आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट्स के डाउट जो होंगे मैं डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में ही कवर कर दूँगी, तो वो यही डाउट थे। क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं? नहीं करते हैं, नो, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपकी फ़ोटोकॉपी से आपको वापस कर देंगे। नेक्स्ट इज दी एडमिट कार्ड में जो 4th पॉइंट था TA रूल वाला वो समझ नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कर दिया, प्लीज़ वीडियो को केयरफुली लिसन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, नो। दी क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर लेंगे सारे? अगर नहीं तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करेंगे वो बता दीजिए। नहीं करेंगे, वो एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। So I have told all the documents that will be required for the MNS 2023 CBT एग्जाम एंड इंटरव्यू, एंड आई होप अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको कलेक्ट करो। स्कूल में है तो स्कूल से ले आओ, कॉलेज में तो कॉलेज वालों से ले आओ। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनसे एक A4 साइज़ के पेपर पर लिखवा लो कि ये कैंडिडेट यहाँ से हमारे यहाँ से BSc या कोई और डिग्री कर रहा है एंड इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट है, ठीक है। और वो वाला वही जो A4 साइज़ का पेपर वो आपको लिख के देंगे, उस पर आप वहाँ के जो कॉलेज के जो भी हों हेडमास्टर पता नहीं कौन होते हैं वहाँ पे, जो भी होते हैं उनके मोहर वगैरह लगी होनी चाहिए, साइन वगैरह होनी चाहिए उनको दिखाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो, एंड मैं बहुत थक गई हूँ बोल के। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एट प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं भी, मेरा गला सूख गया बोल के, हाँ दर्द हो रहा है गाल में। So thank you for watching this video and please like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye, take care, all the very best, don't take tension, everything will be fine, bye.